हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक, जिसका टाइटल है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है ये आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है और वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। और इसके अभी तक कितने पार्ट हमने आपको पढ़ा दिए हैं? हमने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने लैंड के बारे में बताया था, सेकंड पार्ट में हमने लैंड के कंजर्वेशन के बारे में बताया था और थर्ड पार्ट में हमने सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया और फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ाया था आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में। आज जो लेक्चर डिस्कशन होने जा रहा है वो है चैप्टर नंबर 2 पार्ट 5 और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लैंड रिसोर्सेज है, सॉइल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज है और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। पांचों का अपने आपस में क्या है, इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध है। कैसे कि हम देख रहे हैं, ये इस चित्र में देखते हैं, ये क्या है, हमारा बायोस्फीयर वाला पार्ट है। तो बायोस्फीयर कैसे बन रहा है पहले हम इसको देख ले रहे हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन में हम सबसे पहले क्या शुरुआत कर रहे हैं, जैव मंडल के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा, वहां पर हमने स्थल मंडल को देखा। स्थल मंडल हमें क्या दे रही है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स वहां पर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और वहां पर ह्यूमंस वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल है। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये हमें क्या कर रही है, पोषित कर रही है, हमें पोषण मिल रहा है। लैंड हमको क्या कर रही है, नेचुरल वेजिटेशन दे रही है और रहने के लिए आवास भी दे रही है। तो इससे नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं हमारे और क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं और ह्यूमंस हैं ये भी इस पर सर्वाइव कर रहे हैं। फिर देखेंगे हम एटमोस्फेयर क्या कर रही है। एटमोस्फेयर हमें सबसे पहले जीने के लिए, सांस लेने के लिए क्या कर रही है, वायु दे रही है। ओके, फिर हाइड्रोस्फेयर हमें क्या कर रहा है, जल दे रहा है, पीने के लिए जल बहुत आवश्यक है। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन्हें पानी दे रहा है पीने के लिए। और क्या कर रहा है, और जो ये प्लांट्स वगैरह हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, इनको भी पोषित कर रहा है। तो आप इनका इंटरलिंक समझ पा रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एक चेन की तरह काम कर रही है सारे रिसोर्सेज। अब इसमें से एक भी कड़ी टूट जाती है तो चेन ब्रेक हो जाएगी। तो वो कैसे हम बताते हैं आपको। जैसे हमारा पे लैंड है, ठीक है। अब लैंड क्या है, अगर हमारी पृथ्वी पर वाटर ना हो, वाटर नहीं है, तो फिर इन्हें पोषण कैसे मिलेगा, प्लांट्स को पोषण नहीं मिल पाएगा और ये अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये ग्रो नहीं करेंगे तो जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे नेचुरल वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, उन्हें वो पोषित नहीं हो पाएंगे तो ये भी मर जाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप चेन कैसे ब्रेक हो रही है। फिर अगर हम वाटर को ऑब्सेंट कर दें अर्थ से, तो फिर क्या हो रहा है, ये अर्थ को संचित नहीं कर पाएगा। संचित नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे और जल, जो हमारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, ह्यूमंस हैं, इनको जीने के लिए पानी की बहुत जरूरत है। एक व्यक्ति बिना खाए 4-5 दिन तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए वो 1 दिन भी या 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। ओके, तो आप वाटर रिसोर्सेज की भी महत्वपूर्णता को समझ रहे हैं और हमने लास्ट चैप्टर में इसके कंजर्वेशन के बारे में भी आपको पढ़ा चुके हैं। हम और प्लैनेट देखें, मार्स वगैरह हैं या जुपिटर वगैरह, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइफ क्यों नहीं है। सबसे मेन कारण है, वहां पर ना तो वाटर है और ना वहां पर एटमोस्फेयर है, ना एयर है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी पृथ्वी के क्या है, महत्वपूर्ण घटक हैं, इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमोस्फेयर है। तो अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि ये जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, इसमें सबसे पहले जो परिभाषा दी गई है वो बायोस्फीयर के बारे में दी गई है। तो आइए बायोस्फीयर के बारे में समझते हैं हम। अब बायोस्फीयर क्या है, ये यहाँ पर एटमोस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, जहां ये एक नैरो जोन बना रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों घटक आपस में मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है और इंटर रिलेशन है इनका आपस में। तो इंटर रिलेशन के बारे में हम बता चुके हैं आपको, लैंड का वाटर के संग क्या इंटर रिलेशन है और वाटर का लैंड के साथ क्या इंटर रिलेशन है। तो हम देख पा रहे हैं जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन है, केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही रह पा रहे हैं। ये क्या है, एक नैरो जोन है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एटमोस्फेयर है, लिथोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर है। इसके संकरे भाग में जो फ्लोरा एंड फोना है वो क्या कर रहे हैं,
आत्मनिर्भर हैं एक दूसरे पे, तो उसी क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, जैव मंडल कह रहे हैं, बायोस्फीयर कह रहे हैं। अब जैव मंडल में आप देखेंगे बहुत से क्या है, लिविंग स्पीसीज क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं या रह रही हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, तो यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टेम्परेचर और रेनफॉल को देखेंगे। सनलाइट है, ये सब क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स हैं। जैसे लैंड हो गया हमारा, वाटर हो गया, एटमोस्फेयर हो गया, ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आएंगे, फ्लोरा एंड फोना आएंगे। फ्लोरा क्या है हमारे, ये फ्लावर्स वगैरह हैं, वेजिटेशन वगैरह है, और फोना क्या है हमारे, एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारे हैं वो एक दूसरे के अंतर संबंध कर रहे हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और वो क्या कर रहे हैं, बायोस्फीयर का निर्माण कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हमारा बायोस्फीयर क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर हम देखेंगे परितंत्र के बारे में। परितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम के बारे में देख रहे हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है कि इस तरह का क्षेत्र जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लैंड भी है, वाटर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जीने के लिए जो 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए वो तीनों हैं। लैंड भी है यहाँ पर रहने के लिए हमें, और सांस लेने के लिए वायु भी है, पीने के लिए हमें जल भी उपलब्धता है। तो आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं। अब इस क्षेत्र के पर जहां लाइफ एग्जिस्टेंस कर रही थी उसे हम बायोस्फीयर कह रहे थे। अब यहाँ पर रहने वाले जो लिविंग स्पीसीज हैं और क्या है, वेजिटेशंस है, उन दोनों का आपस में, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटर रिलेशन, एक दूसरे से परस्पर संबंध और एक दूसरे पर निर्भरता क्या बता रहे हैं, वहां पर किसका निर्माण कर रही है, इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। तो आप देखेंगे इकोसिस्टम के सबसे अच्छे उदाहरण क्या है, जैसे टूंड्रा है, टैगा है और सदाबहार वन है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक ट्री है और ट्री का भी एक इकोसिस्टम है, एक ट्री इकोसिस्टम की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है, चिड़िया वगैरह है, वो उस पर आत्मनिर्भर है, और प्लांट्स क्या है, प्लांट्स भी उन बर्ड्स वगैरह पे निर्भर हो रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। फिर एक और अच्छा उदाहरण मैं आपको इकोसिस्टम का बताता हूँ कि क्या है, एक जल की बूंद अपने आप में क्या है, वो इकोसिस्टम है। कैसे कि एक जल है, जल की एक बूंद है, तो उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया वगैरह हैं, एल्गाई वगैरह हैं, वो उससे पोषण कर रहे हैं। तो एक दूसरे से अंतर संबंध है, ओके, इंटर रिलेशन है। तो जहां किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अंतर संबंध होगा तो वहां पर क्या होगा, वो इकोसिस्टम को एक जन्म दे रहा है। जैसे आप खुद ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन जिन चीजों से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो आपका इकोसिस्टम है। तो हम देख रहे हैं जो हमारे इकोसिस्टम में जो लिविंग स्पीसीज है और नेचुरल वेजिटेशन है, एक दूसरे पर अंतर संबंधित है। तो इस स्लाइड में भी देखो यही लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग स्पीसीज आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। ठीक है, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कह रहे हैं, सिस्टम को क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। द लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, अब इस चित्र में भी हम देख लेते हैं, ये क्या है, सोलर रेडिएशन है, ये हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मॉइस्चर है, हैबिटाट है, प्लांट कम्युनिटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंड है, वाटर है, एटमॉस्फेयर भी है। तो यहाँ जब तीनों संबंध मिल रहे हैं और लाइफ एग्जिस्टेंस कर रही है, वो हमें बायोस्फीयर कह रहे थे कि वो क्या है, हमारा जैव मंडल है। फिर इकोसिस्टम के देखते हैं कि यहाँ पर प्लांट कम्युनिटी का, ये प्लांट कम्युनिटी का इकोसिस्टम है। प्लांट मिल रहा है, उसे वाटर मिल रहा है और ये उससे पोषित भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर रहने वाले जो वाटर के जो एनिमल्स वगैरह हैं, फिश वगैरह है, उन्हें यहाँ से क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है। तो सब एक दूसरे इंटर रिलेटेड है। अब हम फूड चेन को देखते हैं कि होता क्या है। हम आपको बता रहे थे कि अगर चेन थोड़ी सी भी ब्रेक होती है तो वो क्या होगा, वो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, जो क्या खा रहे हैं, हर्बीवोर्स कह सकते हैं उन्हें, जो किस पे निर्भर रहते हैं, घास घूस पे निर्भर रहते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है उस पर निर्भर रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये जो डियर है, ये क्या खा रहा है, ये घास वगैरह खा रहा है, प्लांट्स वगैरह खा रहा है और इससे इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये स्ट्रांग हो रहा है। फिर देखें, फिर ये लॉयन है, लॉयन किसे खा रहा है, डियर को खा रहा है। अगर हम देखें कि हमारे पे लैंड कंजर्वेशन सही से नहीं कर रहे हैं, लैंड नहीं है, तो ये वेजिटेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप इंटर रिलेशन समझिए इनका, ये ग्रो नहीं कर पाएगा, प्लांट्स वगैरह या ग्रास बढ़िया नहीं होगी, तो ये डेयर भी नहीं होगा, तो डेयर ये इसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये मर जाएगा। ये मर जाएगा तो फिर लॉयन कैसे खाएगा, लॉयन भी भूखा मर जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये फूड चेन कैसे काम कर रही है। दूसरी फूड चेन को समझिए, ये क्या है, फ्लावर्स वगैरह हैं, ये हमारे वाटर इकोसिस्टम के बारे में समझा रहे हैं हम आपको। ये प्लैंकटन्स वगैरह हैं, जो प्लैंकटन है, इसे स्मॉल फिशेस खा रही हैं और फिर इसे
स्मॉल फिश को लार्जर फिश खा रही है और लार्जर फिश को कौन खा रहा है, बर्ड्स वगैरह खा रहा है। एक भी चीज इसमें से गायब होगी या एस्केप होगी तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जो वनस्पति हैं और वन्य जीवन है वो क्या है, बहुमूल्य संसाधन है, प्रीसियस रिसोर्सेज है। प्रीसियस रिसोर्सेज क्यों है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं, हमने आपको महत्वपूर्णता बताई थी। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सॉइल मृदा अपरदन को भी रोक रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इनको पोषित भी कर रहे हैं, ह्यूमंस वगैरह को पोषित कर रहे हैं, वेजिटेशन मिल रही है इन्हें। फिर देखते हैं कि प्लांट्स और क्या कर रहे हैं, ये हमें इमारती लकड़ी को दे रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ से क्या हो रहा है, फर्नीचर के लिए लकड़ी भी मिल रही है। प्राणियों को जीने के लिए आश्रय दे रहे हैं, जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ बर्ड्स वगैरह हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, पेड़ वगैरह पर रह रहे हैं। ओके, तो वहां आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए जो वनस्पति है और वन्य जीवन ये बहुमूल्य संसाधन है। अब ये प्राणियों को क्या करते हैं, आश्रय दे रहे हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, और क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया था किसी जो मेट्रो सिटीज वगैरह होते हैं वहां पर 30% रीजन में क्या करते हैं, लोग कहते हैं फॉरेस्ट लगाइए। CO2 उत्सर्जन हो रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या बना रहे हैं, 30% रीजन में आप क्या करिए, फॉरेस्ट एरिया कवर करिए, वेजिटेशन को कवर करिए, जिससे वो क्या करेंगे, कार्बन को सिंक करेंगे, वहां पर सिंक जोन बन जाएगा कार्बन का, जिससे कार्बन में कमी आएगी और टेम्परेचर हमारा जो पृथ्वी का है एवरेज औसत टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं। प्लांट्स रिसोर्सेज में हमने शेल्टर बेल्ट्स लगाई थी। शेल्टर बेल्ट से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन को हम रोक पा रहे हैं, हम अपनी फसल को रोक पा रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर है, भौम जल है, उसके संग्रह को, उसके भंडार को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाने में मदद मिल रही है, किससे, वेजिटेशन से। ओके, तो इसलिए वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, प्रीसियस रिसोर्सेज हैं। अब हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। अब ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या है इसमें देखेंगे हम। तो इसके अंतर्गत हमारे क्या आ रहे हैं, हमारे एनिमल्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, स्कैवेंजर्स आ रहे हैं, स्कैवेंजर। अब ये स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, ये जैसे क्या है, कूड़े कचरा होता है, कूड़े कचड़े से खाना ढूंढने वाले पंछी वगैरह हैं ये। तो इसमें सबसे मेन क्या है, वल्चर है, हमारा गिद्ध है, वल्चर गिद्ध। तो आप देखेंगे हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या क्या है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है और स्कैवेंजर्स है। वल्चर आएंगे इसमें। स्कैवेंजर के बारे में हमने आपको क्या बताया था, कूड़े कचड़े से खाना ढूंढने वाले क्या है, ये पक्षी हैं। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण किसका है, गिद्ध है, हमारा वल्चर। अब हम देख रहे हैं कि जंतु है, पक्षी हैं, कीट हैं और ये जलीय जीव, सब ये क्या है, वन्य जीव संसाधन है हमारे। अब हमें क्या है, हमें इन पशु वगैरह से क्या मिल रहा है, हमें दूध मिल रहा है, मांस मिल रहा है, खाल, और ऊन के रूप में हमें क्या मिल रहा है, वस्त्र मिल रहे हैं, उनसे ऊन प्राप्त हो रही है हमें भेड़ों वगैरह से। फिर हम इंसेक्ट्स वगैरह में देख रहे हैं क्या है कि मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी से हमें क्या मिल रहा है, शहद मिल रहा है, और ये क्या कर रही है, फूलों के परागण में भी मदद कर रही है, फ्लावर के पॉलिनेशन में भी क्या कर रही है, मदद करती है। तो हम देख पा रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी हमारे लिए कितना आवश्यक है। फिर हम देखेंगे ये जो स्कैवेंजर्स के बारे में आपने आपको बताया था, ये किस तरह के पक्षी होते हैं, ये कूड़े कचड़े में से खाना ढूंढने वाले पक्षी हैं। और ये क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज, जो हमारा बायोमास है पृथ्वी पर, जो डीकम्पोज मटेरियल है उसको भी ये खाते हैं, खत्म कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो मरे हुए लोग हैं उनका जो डीकम्पोज मैटर है उसको कौन कौन खा रहा है, ये गिद्ध वगैरह खा रहे हैं। जो वल्चर्स है हमारे, उनकी केस स्टडी के बारे में देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार कर रहे थे हम, उनके उपचार के लिए एक एंटी ड्रग का यूज करा, डिक्लोफेनिक नाम की जो दवा थी। उससे क्या हुआ, अब इस एंटी ड्रग से क्या हुआ, ये मर रहे हैं, जैसे भैंस वगैरह इनका उपचार हुआ, ये मरने के बाद क्या हुआ, इनका बाद में इनको डीकम्पोज हुआ। तो डीकम्पोज कौन कर रहे हैं, पर हमारे जो परितंत्र में है डीकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी ये सड़े गड़े पदार्थ हैं और ये डीकम्पोज मैटर हैं, लोग मर रहे हैं तो उनको कौन खत्म कर रहे हैं, उनको ये खाते हैं, गिद्ध वगैरह हमारे खा रहे हैं। तो अब जब इन लोगों ने भैंसों को खाया, उनको एंटी ड्रग से इनकी किडनी फेलियर हुआ, और किडनी फेलियर से क्या हुआ, इनकी जो स्पीसीज है वो लगभग खत्म हो गई। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि जो वल्चर हैं, गिद्ध हैं, ये क्या कर रहे हैं, मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक का काम कर रहे हैं, स्कैवेंजर्स का काम कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो पर्यावरण एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ये पर्यावरण से जो सफाई कर रहे हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एंटी ड्रग का नाम लिया गया है, डिक्लोफेनिक है, एस्प्रिन तथा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, और उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। तो पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्धों के प्रजनन का
प्रयास किया जा रहा है। अब इनके कंजर्वेशन के लिए पर्टिकुलर एरिया को क्या कर दिया है, आरक्षित कर दिया है, रिजर्व कर दिया है और इनकी ब्रीडिंग करी जा रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें जो प्राणी है, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, सबका परितंत्र के लिए संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। हर इंसेक्ट्स का अपना जीवन है। अगर कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह है या कोई भी प्लांट्स वगैरह है या वेजिटेशन है एब्सेंट हो जाती है या फिर वहां से इन्वायरमेंट से एब्सेंट हो रही है, तो उसका पूरी चेन पर किस तरह से फर्क पड़ेगा, इसको आप समझ पा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसमें देखते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देखते हैं पूरे विश्व में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब आपको बताते हैं कि कैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर ये नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंडेंट कर रही है। तो आप इस चित्र में देखिए क्या है, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। अब वर्ल्ड मैप पे हम क्या देख रहे हैं, वेजिटेशन के वितरण को देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारा इक्वेटर लाइन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है और ह्यूमिडिटी भी सबसे अधिक रहती है। हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर रेनफॉल सबसे अधिक क्यों है और टेम्परेचर अधिक क्यों है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको किस में देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी में क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि इक्वेटर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और टुंड्रा रीजन क्या होते हैं। तो अभी हम सब शब्दावली पर ध्यान देते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, सवाना क्या है, डेजर्ट क्या है। तो हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश में रह रहे हैं। यहाँ पर अमेजन का जंगल हमने पढ़ा था। तो ये सब क्या है, यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, सदाबहार वन आपको मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी अधिक है और रेनफॉल भी अधिक है। तो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और रेनफॉल का पैटर्न भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वहां पर किस तरह के वन पाए जा रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, पर्णपाती वन, जो एक समय आने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। विश्व वनस्पति को मुख्य 4 प्रकार में बांटा गया है। उनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, 4 भाग कौन कौन से हैं हमारे, ये फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और गुल्म है एंड टुंड्रा है। तो इसमें देखते हैं, जैसे आप इसमें समझिए कि ये 0 डिग्री है और ये हमारा हाई एल्टीट्यूड है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम शिफ्ट करेंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या है, कम होता जा रहा है इस तरफ, और रेनफॉल पैटर्न भी हमारा कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र में 10 डिग्री तक देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने के कारण, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण जो वनस्पति है बहुत ही सघन है। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जा रहे हैं, सदाबहार वन पाए जा रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे शिफ्ट होंगे तो वहां पर आपको घास वगैरह पाई जाएगी। फिर और ज्यादा शिफ्ट होंगे, वहां पर टेम्परेचर कंडीशन, एक्सट्रीमली कंडीशन कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट वगैरह में पाई जाती है। तो वहां पर दिन का तापमान बहुत अधिक होगा और रात का तापमान बहुत कम होगा, एक्सट्रीम कंडीशंस है वहां पर। तो वहां आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल ना के बराबर है, 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है। तो वहां पर आपको वेजिटेशन कैसी मिल रही है, किस रूप में मिल रही है, वहां पर आप देखेंगे वहां जो पत्तियां हैं वो वहां पर पत्तियों के रूप में उन्होंने क्या लिया है, कांटों का रूप ले लिया है। कांटे क्यों, ताकि वो क्या है, पत्तियां वगैरह फोटोसिंथेसिस के कारण उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगी, वो उन्हें मिल नहीं पाएगा। इसलिए वो क्या कर रही है, अपनी लीव्स को कांटे के रूप में बदल ले रही है, तो उन्हें कम वाटर की जरूरत पड़ रही है। तो वहां के जो इन्वायरमेंट है, वहां की इन्वायरमेंट कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस हिसाब से वहां की वनस्पति ने अपने आप को ढाल लिया है। तो अब आप ये देख रहे हैं। फिर आप थोड़ा ऊपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में चले जाएंगे 90 डिग्री पर, तो वहां पर जो लैंड है या सॉइल है हमारी, वो सॉइल ही वहां पर अच्छे से उत्पन्न हो पाई है, वहां पर नहीं बन पाई है। तो वहां पर आपको बिल्कुल बंजर इलाके मिलेंगे, जैसे हमने लेह लद्दाख में देखा था। वहां पर क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, और कोल्ड डेजर्ट में वहां की वनस्पति क्या है, बिल्कुल वहां पर ना के बराबर वनस्पति है। जो हम आपको बता रहे थे कि वनस्पति की वृद्धि है मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, और वनस्पति को, विश्व के वनस्पतियों को 4 प्रकार में बांटा गया है। फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, गुल्म्स है, टुंड्रा है। इसमें हमने देखा था ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है। फिर आप थोड़े ऊपर जाएंगे तो ये क्या है, ये यहाँ पर 90 डिग्री हाई एल्टीट्यूड रीजन है। यहाँ पर आपको पोलर एंड हाई माउंटेन आइस मिलेगी। ये वर्ष भर क्या होते हैं, बर्फ से ढके रहेंगे। तो यहाँ की जो मृदा है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। तो यहाँ की मृदा किस तरह की इस्तेला करती है आपको बताई थी हमने, पर्मा फ्रॉस्ट बताई थी हमने। टुंड्रा रीजन में जा रहे हैं, ये क्या है, टुंड्रा रीजन है, हाई एल्टीट्यूड है इस वाले रीजन में, ये क्या है, टुंड्रा रीजन है। लो वेजिटेशन मिलेगी और काफी विरल वेजिटेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, विरल जनसंख्या भी यहाँ पर आपको मिलेगी। विश्व में
नेचुरल वेजिटेशन का वितरण देखा, डिस्ट्रीब्यूशन को समझा। अब हम सदाबहार वन और पर्णपाती वन के बारे में आपको बताते हैं। ये हमारे क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये किस तरह के देखने को मिलेंगे, इस तरह को आपको देखने को मिलेंगे। अब पर्णपाती वन के बारे में बात कर लेते हैं। ये पर्णपाती वन है और एक समय पर अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो इनकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं हम। ये क्या है, हमारे सदाबहार वन है। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इस तरह के वन जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं और इन्हें रेन फॉरेस्ट वन भी कहते हैं हम। और फिर क्या है, दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स, और ये अपनी पत्तियां कभी भी नहीं गिराते हैं। तो हमेशा ये क्या रहेंगे, सदाबहार एवरग्रीन रहते हैं हमेशा। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अब ये उसी क्षेत्रों में पाए जाएंगे यहाँ पर एनुअल रेनफॉल कितना होगा, 200 सेंटीमीटर होगा। वार्षिक वर्षा कितनी होगी वहां पर, उस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। तो आपको 0 डिग्री से लगे 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के मध्य जितना भी इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर क्या है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक मिलेगी आपको। तो यहाँ पर किस तरह के वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छे इकाई के लिए हैं ये, आपको देखेंगे ये पूरी विश्व के लिए लंग्स का भी काम कर रहे हैं। लंग्स का काम क्यों कर रहे हैं, आपको ये हमने बताया था कि एक ट्री वगैरह क्या करता है, ऑक्सीजन हमको देता है और CO2 को क्या करता है, लेता है। तो इस तरह से ये क्या काम कर रहे हैं, ये पृथ्वी की फेफड़ों का काम भी कर रहे हैं, जो हमारे रेन फॉरेस्ट वन है। फिर इसमें कौन कौन से अच्छे उदाहरण है, सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के, एबोनी है, महागुनी है, रोजवुड है। ये क्या है, ये हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फिर हम डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। ये क्या है, पर्णपाती वन है हमारे, पर्णपाती। ये क्या करते हैं, दीज फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। अब इन्हें मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हें मानसूनी वन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वर्ष भर इन्हें बारिश तो मिल नहीं रही है, तो जब बारिश हो रही है तभी ये ग्रो करते हैं। फिर बारिश जाने के बाद एक समय पर अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो पत्तियां क्यों गिरा रहे हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था। फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे तो पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, ताकि उस समय इन्हें वाटर की जरूरत ना पड़े। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया रिसीविंग एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे ये किस रीजन में पाए जाएंगे, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है या मध्य है। अब आपको डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन कौन से हैं, इसमें आपको टीक देखने को मिलेगा, साल देखने को मिलेगा, सैंडल ट्री देखने को आपको मिलेंगे। ये क्या है, ये इंपोर्टेंट ट्रीज हैं, ये मानसूनी वन के, डेसिडियस फॉरेस्ट के ये महत्वपूर्ण वन है। अब आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे कैसे ये हमारे कौन से हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहते हैं। फिर डिसिडियस वन को देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, एक समय पर अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो हमने सदाबहार वन और पर्णपाती वन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने वनों को उनकी पत्तियां गिरने के आधार पर 2 भागों में बांटा था। एक को हम कह रहे थे सदाबहार वन और दूसरे को हम क्या कह रहे थे, पर्णपाती वन। सदाबहार वन कौन से होते हैं, जिनके वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, उन्हें को हम क्या कह रहे थे, सदाबहार वन कह रहे थे। और पर्णपाती वन कौन से होते हैं, जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि वन क्या है, वन हमारी प्राकृतिक संपदा है और वन हमें क्या क्या दे रहा है, वन जंतुओं को आश्रय करने के लिए स्थान दे रहा है और परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम को अच्छे से क्या रख रहे हैं, अनुरक्षित कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हो क्या रहा है, कंजर्वेशन बिगड़ कैसे रहा है, ये इनका जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, ये संकट में क्यों है। तो हम देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और बहुत सी जातियां क्या हो रही हैं, असुरक्षित हैं और एंडेंजर्ड स्पीसीज में वो आ चुकी हैं, लुप्त होने की भी संभावना इनकी बनी हुई है। तो हम देखेंगे जो ह्यूमंस हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इनके आवास में, इनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहे हैं। तो उसके मेन क्या क्या कारण है उसको देखते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वहां पर लोग जंगलों को काट के क्या कर रहे हैं, अपना हैबिटेट, अपना आवास वगैरह रहने के लिए योग्य भूमि होना चाहिए, तो इसलिए वो जंगलों को काट रहे हैं। फिर देख रहे हैं मृदा अपरदन, कंजर्वेशन नेचुरल वेजिटेशन को खत्म करने के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह का
काम कर रहे हैं। फिर आपको वाइल्ड फायर्स वहां पर देखने को मिल जाएंगी, जो जंगलों में आग वगैरह लग जाती है, उससे कितना बड़ा नुकसान होता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का। फिर लैंडस्लाइड के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लैंडस्लाइड है और मानव के द्वारा जो ह्यूमंस फैक्टर्स हैं वो भी किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जो हमारे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं उनके लुप्त होने की प्रक्रिया में ये जो क्रियाएं आपको बताई थी, जो ये घटनाएं, वो क्या कर रही हैं, वो बढ़ावा दे रही हैं इनको संसाधन को लुप्त होने में। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं ये क्या है, वाइल्ड फायर से। वाइल्ड फायर से ये क्या है, जितने भी नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज हैं हमारे और यहाँ पर रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव प्राणी वगैरह हैं उसको भी बहुत हानि पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हम नेशनल पार्क्स का निर्माण कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण कर रहे हैं और इस ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं जहां पर इन वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क में क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया है जहां पर क्या है, नॉट ह्यूमंस इंटरफेरेंस, जहां पर लोग यहाँ पर इंटरफेरेंस ना कर पाए और इलीगल हंटिंग वगैरह नहीं कर पाए। हंटिंग क्यों कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, दरियाई घोड़ा वगैरह है, टाइगर वगैरह है, इनको मार के इनकी खाल वगैरह दांतों को बेच रहे हैं, इनका इलीगल तस्करी कर रहे हैं इनकी। फिर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, या जीव मंडल, जीव अभ्यारण्य क्या है, ये क्या है कि कोई स्पीसीज है, जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, दरियाई घोड़ा है। अब ये क्या है, जिस स्थान पे पाया जा रहा है, जैसे हमने काजीरंगा नेशनल पार्क देख लिया, काजीरंगा वगैरह में ये पाया जा रहा है असम के एरिया में, तो वहां पर हम क्या करें, जहां पर जो स्पीसीज पाई जा रही है वहीं पर उन्हें आरक्षित कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, जीव अभ्यारण्य कह रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं जी, जो नेशनल पार्क वगैरह बायोस्फीयर पार्क बना रहे हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ करा रहे हैं, इनको कंजर्वेशन के लिए बना रहे हैं। जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, इनके संरक्षण के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। अब हम इनमें क्या क्या और कंजर्वेशन कर रहे हैं, जो हमारी घाटियां हैं, संकरी घाटियां हैं, नैरो वैलीज हैं, लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, हमारे आर्द्र भूमि हैं, इन्हें क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं और मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए ये आवश्यक कदम है। कि जो अनेक पंछी हैं, जीव जंतु हैं, इनके अंधाधुंध शिकार के कारण क्या हुआ है, ये तो विलुप्त हो रहे हैं, तो इनके विलुप्त होने की कगार पर है, या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। तो हमने गिद्ध के बारे में भी एक केस स्टडी पढ़ी थी। तो इसी तरह से हम अब क्या कर रहे हैं, इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए कुछ हमें प्रोग्राम्स करने चाहिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, रीजनल या कम्युनिटी के स्तर पे जागरूक कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है, सोशल फॉरेस्टिंग है। काफी लोगों का आपने समूह बना लिया और वहां पर जाके आप क्या कर रहे हैं, प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं, लेक वगैरह या वाटर रिसोर्सेज इकोसिस्टम है वहां का, उसको साफ कर रहे हैं, नदी वगैरह को साफ कर रहे हैं, तो एक कम्युनिटी के द्वारा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कह रहे हैं, सामाजिक वानिकी। फिर वन महोत्सव कर रहे हैं हम, वनों के महोत्सव और उनकी महत्वपूर्णता को समझा रहे हैं, उनके ऊपर नाटक वगैरह या नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं कि वन हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। संरक्षण के लिए जो हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं और नेचुरल वेजिटेशन है, इनके संरक्षण के लिए बहुत से देशों ने क्या करा है, कानून बना दिया है। पक्षियों और पक्षियों को मारना और उनका व्यापार करना क्या कर दिया है, गैर कानूनी कर दिया है। तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसको क्या कह रहे हैं, हम साइट्स कह रहे हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये प्राणियों और पक्षियों के अनेक जातियों की सूची तैयार करती है और कौन सी इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनको क्या कर रही है, संरक्षित कर रही है। उनके लिए एक अलग रिजर्व एरिया बना रही है और वहां पर उसकी ब्रीडिंग की जा रही है। ओके, जैसे क्या हो गया, वल्चर्स हो गए, हमारे गिद्ध वगैरह, इनको हम क्या कर रहे हैं, एक संरक्षित एरिया में रख रहे हैं और वहां पर उनकी ब्रीडिंग वगैरह करा रहे हैं ताकि जो विलुप्त हो गई है प्रजाति उसको बचाया जा सके। तो साइट्स इसी उद्देश्य से बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। द पर्पस ऑफ साइट्स इज टू इंश्योर दैट वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इन इंटरनेशनल ट्रेड आर नॉट एक्सप्लॉइटेड अनसस्टेनेबली। अब इस संस्था के द्वारा जो हमने पशुओं के जो 5000 जातियों और पौधों की 28000 जातियों को हमने क्या करा है, रिजर्व करा है, रक्षित करा है। तो इसमें मुख्य कौन कौन सी हैं, जैसे भालू हुआ, डॉल्फिन है, कैक्टस है, प्रवाल है, आर्किड है और क्या है, एलो है। इनके कुछ उदाहरण हैं जिनको हमने संरक्षित करा हुआ है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर अब समाप्त होता है और ये चैप्टर काफी लंबा हो गया और थीम वाइज भी था। इसमें अलग अलग पार्ट थे, लैंड था, लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था,
सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हमने, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और इन सबके कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ा। और आज का जो लेक्चर डिस्कशन था वो नेचुरल वेजिटेशन पर था और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में था और इनके कंजर्वेशन के बारे में था। तो इसी के साथ जो हमारी एनसीईआरटी है क्लास 8 की, उसका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल बाय अकेडमी पर जाकर इन वीडियोस को जाकर देख सकता है। ओके गाइस, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। चलते हैं। थैंक यू गाइस।